नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारी विश्वव्यापी मुहिम मिशन टू नरिश मैनकाइंड MNM में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पहले वीडियो में मैंने अपने इस मिशन के बारे में और आने वाले आगामी क्रियाकलापों और हमारे उद्देश्यों और हमारे विजन एवं मिशन के बारे में हमने समझा। तो उसी दिशा में ये कदम हम आगे बढ़ते हुए आज हमने एक विशेष प्रकार का एक विषय चुना है जो कि पूरे विश्व में अत्यधिक गंभीरता से सोचा जाने वाला विषय बन चुका है और जिस विषय का नाम है हाइपरटेंशन अर्थात उच्च रक्तचाप। उच्च रक्तचाप को हमें कुछ इस प्रकार से समझना होगा कि हमारे शरीर में रक्त का एक दाब होता है और वह रक्त का एक दबाव या दाब या प्रेशर एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य के शरीर में लगभग 120/80 mmHg होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यवश उच्च रक्तचाप के रोगियों में या इससे पीड़ित लोगों में यह हमेशा ही 140/90 से अधिक ही पाया जाएगा और इतना होना 140/90 या इससे अधिक होना हमें या उन लोगों को हाइपरटेंशन अर्थात उच्च रक्तचाप रोगियों की श्रेणी में ले आता है। ऐसा अनुमान है कि WHO के द्वारा कहा जाता है कि दुनिया भर में लगभग 30 से 79 वर्ष की आयु के वयस्कों में तकरीबन 1 अरब 28 करोड़ ऐसे वयस्क हैं जो उच्च रक्तचाप से पीड़ित हैं और जिनमें से अधिकांशतः अर्थात 2/3 लोग सिर्फ और सिर्फ निम्न और मध्यम आय वाले देशों में रहते हैं, अर्थात आय की भी कमी और इलाज की भी कमी। और ऐसे ही देशों में इस तरह की हाइपरटेंशन जैसे रोगों की बहुमारी या बहुलकता देखी जा रही है और ऐसा भी अनुमान है कि उच्च रक्तचाप से पीड़ित लगभग 46% वयस्कों को इस बात का पता ही नहीं है कि वे इस रोग से पीड़ित हैं। और इसका प्रमुख कारण है कि उच्च रक्तचाप के रोगियों में सामान्यतः शुरुआती दौर में किसी भी प्रकार के लक्षणों का ना पाया जाना। ज्यादातर वयस्कों में देखा गया है कि वह बिल्कुल मिडिल स्टेज या लास्ट स्टेज में पहुंचने के बाद जब या तो उनकी किडनी काम करना बंद करने लगती है या उन्हें हृदयाघात या उन्हें हार्ट अटैक का कोई एक दौरा पड़ता है, तब उन्हें ये ज्ञात होता है कि उन्हें हाइपरटेंशन का या इस रोग से वह ग्रसित हैं। तो ये एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इसके वैसे तो सामान्यतः कोई लक्षण नहीं है, लेकिन फिर भी इसके लक्षणों में सिर में दर्द होना, चक्कर आना या फिर सीने में दर्द होना या नजर कमजोर होना और लगातार आगे बढ़े होने के कारण यह हृदय के लिए एक आघात का कारण बन सकता है। सांस लेने में तकलीफ और मितली या सिर दर्द होना जैसे प्रमुख लक्षण हो सकते हैं। उच्च रक्तचाप तब होता है जब आपके रक्त का दाब 120/80 जो कि एक सामान्य और स्वस्थ मनुष्य के शरीर का दाब होना चाहिए, इससे अधिक लगभग 140 या 140/90 या इससे अधिक होने लगता है। और शुरुआती दौर में समस्या ये है कि उच्च रक्तचाप में लक्षण महसूस ही नहीं होते हैं और इसको जानने का एकमात्र तरीका है कि आप उच्च रक्तचाप की जांच समय समय पर करवाते रहें। उच्च रक्तचाप होने के लिए जो जोखिम इस जोखिम को जो बढ़ाने वाली चीजों में है उनमें सबसे अधिक है अधिक वजन या मोटापा होना, शारीरिक असक्रियता यानी विभिन्न प्रकार के व्यायाम या जिम या किसी भी एक्सरसाइज या वॉक या टहलना या किसी भी प्रकार की सक्रिय जीवन शैली का ना होना, अधिक शराब पीना, नशा करना, तंबाकू खाना और अधिक नमक वाले आहार को लेना ये समस्या को बढ़ा देते हैं। और हमको ये समझना होगा कि हमारी रक्त के परिसंचरण में, हमारे ब्लड के सर्कुलेशन में कुछ धमनियां हैं जो कार्य करती हैं रक्त को एक शरीर के हृदय से सभी अंगों तक पहुंचाने में और एक पंप की तरह हृदय कार्य करता है रक्त को यानी ब्लड को सभी शरीर के अंगों तक सुचारू रूप से पहुंचाने में। और जिसमें
जब बाधा आने लगती है तो वो बाधा हमारे रक्त के दाब यानी ब्लड के प्रेशर को असामान्य कर देती है। उदाहरण के लिए एक उनमें से कारणों को समझेंगे। जब कभी अधिक वसा वाले खाना खाने, लगातार उस तरह के खाने को अपने जीवन शैली में प्रयोग करने से हमारी शिराओं में, हमारी धमनियों में अत्यधिक वसा की परत जम सकती है, और जिस वसा की परत के जमने से जो रक्त की धमनियां अत्यधिक सक्रिय होती हैं और वहां पे इस तरह का अवरोध होने के कारण जो रक्त का प्रवाह है वो अनियमित हो जाता है और रक्त का दाब बढ़ने लगता है। और ये प्रक्रिया दिखने में बहुत छोटी लग रही है, लेकिन हमारे शरीर में पूरे शरीर के सभी अंगों में तमाम तरह की रक्त की नलिकाएं हैं, और जिनमें अवरोध हमारे लिए एक जानलेवा हो सकता है। इस प्रकार की समस्या को विभिन्न प्रकार की जीवन शैली में बदलाव करके, जैसा कि अभी हमने आपको बताया है, इसे ठीक किया जा सकता है। चाहे उसमें आहार में संतुलन हो, हरी सब्जियों को शामिल करना हो, और विभिन्न प्रकार के रेशेदार फलों को और ऐसी सब्जियों को जिनमें रेशे, जैसे कि शकरकंद है, हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, उनको शामिल करने से इस उच्च रक्तचाप की समस्या से काफी हद तक निजात पाई जा सकती है। आपको ये समझना होगा कि इस रक्तचाप को दो संख्याओं के रूप में लिखा जाता है। पहली सिस्टोलिक, जिसमें रक्त वाहिकाओं में दबाव को दर्शाती है जब हृदय सिकुड़ता है या धड़कता है, और दूसरा जो संख्या होता है उसे डायस्टोलिक कहते हैं। ये वाहिकाओं में उस समय दबाव को दर्शाती है जब हृदय धड़कनों के बीच आराम करता है, यानी फैलाव लेता है, यानी रेस्ट पोजीशन में होता है। और जिसका सामान्य स्वस्थ शरीर के लिए जो मापन है चिकित्सकों के द्वारा वो बताया गया है 120/80, अर्थात 120/80, और जिसकी अधिकता लगभग 140 उच्च वाले अंक में, जहां 120-140 की तरफ बढ़ जाए, और 90, जब 80-90 की तरफ बढ़ जाए, इस संख्या के बराबर आना 140/90 या इससे अधिक होना, ये परिस्थिति उच्च रक्तचाप की आती है। इसके प्रमुख जोखिम कारकों के बारे में हमने अभी समझ ही लिया। यहाँ पे एक नया कारण है वो हमें समझना होगा कि हमारे परिवेश में वायु प्रदूषण भी एक बहुत बड़ा कारण है जो कि उच्च रक्तचाप के लिए जिम्मेदार है। और जिन रोगियों में उनको पहले से कुछ समस्या जैसे मधुमेह या गुर्दे की बीमारी है, ऐसे लोगों को उच्च रक्तचाप की समस्या हो सकती है, या उच्च रक्तचाप की समस्या के लगातार होने और अज्ञात होने के कारण उन्हें गुर्दे की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। आपने देखा कि कोविड महामारी के दौरान हमेशा डॉक्टरों ने एक ही बात कही बार-बार कि जिन लोगों को कोमॉर्बिडिटीज हैं, कोमॉर्बिडिटीज अर्थात जिनको हाई ब्लड प्रेशर, हृदय की समस्याएं या शुगर की समस्या है, उन लोगों के लिए कोविड ज्यादा घातक है। कारण इसका सिंपल और बहुत साधारण है, क्योंकि उन लोगों में जो रक्त में पूरे शरीर तक प्रवाह है वो ऑलरेडी अवरुद्ध है, वो पहले से अवरुद्ध है, और वह एक समस्या उस शरीर के लिए पहले से घातक है, और कोविड उस पे दूसरा। तो इस प्रकार से उन लोगों के लिए जो कि पहले से ही उच्च रक्तचाप, हाइपरटेंशन या हाई बीपी या हृदय की विभिन्न प्रकार के रोगों से पहले से वह रोगी हैं, तो उन लोगों के लिए वह काफी ज्यादा आत्मघाती था। अब हम समझेंगे कि कुछ ऐसे लक्षण जो कि हाइपरटेंशन में नजर आते हैं, जैसे कि चक्कर आना, बेहोश होना, एंजाइटी, थकान, कान में कुछ झुंझुनी या कुछ आवाज आना या सुन की आवाज आना, उल्टी, मितली, अनियमित धड़कने, पैल्पिटेशन होना या पसीने आना। इस तरह की ये एक लक्षण होते हैं, इंगित करते हैं कि आप हाइपरटेंशन की तरफ जा रहे हैं। बहुत अधिक रक्तचाप अर्थात लगभग 180/120 जैसे अंक अगर आपके रक्तचाप की जांच में आते हैं तो यह प्रमुख कारण हो सकते हैं, जैसे कि आपके अंदर गंभीर सिर दर्द हो रहा है, सीने में दर्द होने लगना शुरू हो गया है, चक्कर आना, सांस लेने में कठिनाई, मितली, उल्टी, धुंधला दिखना, किसी भी प्रकार का लगातार चिंता करना किसी विषय पे, बहुत ज्यादा तनाव लेना, ये भी आपको हाइपरटेंशन का कारण बना सकता है। शरीर में अत्यधिक चिकनाई, और ये सब आपको एक ऐसा असहज
महसूस करा सकता है, जिसमें भ्रम, कानों में मनमनाहट, नाक से खून आना, असामान्य हृदय ताल भी हो सकती है। हाइपरटेंशन हमेशा लक्षण पैदा नहीं करता और यह शुरुआत में तो पकड़ना बहुत मुश्किल है। इसी प्रकार हम एक और समस्या से जूझ रहे हैं जिसका नाम है हाइपोटेंशन अर्थात निम्न रक्तचाप। निम्न रक्तचाप सामान्यतः एक लक्षण है जब शरीर में रक्त का प्रवाह ठीक से ना हो और शरीर में रक्त का प्रवाह निम्न होता जाए और आपके महत्वपूर्ण अंग जैसे मस्तिष्क, जो कि शरीर की सबसे उच्चतम अवस्था में स्थित है, वहां तक भी रक्त का प्रवाह ना पहुंचे और अधिक महत्वपूर्ण अंगों को जो कि पाचन से संबंधित हैं और आंतरिक क्रियाओं से संबंधित अंग हैं, उन्हें रक्त का उचित मात्रा में प्रवाह न मिलने से निम्न रक्तचाप अर्थात हाइपोटेंशन के लक्षण दिख सकते हैं। इन लक्षणों को अगर समझें तो इसमें मुख्यतः थकान होती है, शरीर में ऊर्जा की गिरावट होती है, दिन भर शरीर थका थका सा रहता है, आपको ऐसा लगेगा कि आप बेहोश हो जाएंगे, आप बैठे हुए हैं या लेटे हुए, जब आप अचानक से उठते हैं तो आपको लगता है कि आपको चक्कर आ गया और एक मिनट या 30-40 सेकंड के बाद आप सामान्य हो पाते हैं। आप शरीर की असंतुलन सा महसूस करते हैं, मतली आती है, आपके पेट में कुछ बेचैनी की भावना हो सकती है, उल्टी आने जैसा असहज महसूस हो सकता है लेकिन उल्टी नहीं होगी, कुछ पानी जैसा आएगा, सिर्फ ऐसा लगेगा कि उल्टी आएगी। और अत्यधिक लक्षणों में आपकी त्वचा चिपचिपी हो सकती है जब आप उसे छुएंगे और आपका पसीना काफी चिपचिपा हो सकता है। और इसके प्रमुख कारणों में अवसाद या उदासी को भी माना गया है। यह एक मेरा विषय है और इस पे मनोवैज्ञानिक रूप से एक अलग मैं वीडियो बनाऊंगा जल्दी आपके बीच। और हाइपोटेंशन के लगभग 70 से 80% कारणों में अवसाद या उदासी है, जिसको आप डिप्रेशन, एंजाइटी जैसे शब्दों से सामान्य रूप से समझते हैं। और ये इतनी अधिक मात्रा में यह अवसाद हो सकता है कि वो किसी की जान भी ले सकता है। तो इसके लिए एक अलग हम वीडियो बनाएंगे। वापस आते हैं अपने चर्चा के बिंदुओं पे। तो इस हाइपोटेंशन के कारण चेतना का नुकसान हो सकता है, बेहोशी आ सकती है और इंसान कहीं भी अचानक से गिर सकता है। और गिरने के बाद जो समस्याएं पैदा होंगी वो अलग है कि उसको कहाँ चोट लगती है, सिर पे, रीढ़ पे, और उस गिरने की समस्या के कारण एक नए प्रकार के विभिन्न प्रकार की समस्याएं आ सकती हैं। तो वो तो है ही। उच्च निम्न रक्तचाप का पता लगाने का एकमात्र तरीका है जो कि आप जानते हैं कि सबसे पहला तो है कि अच्छे चिकित्सक से संपर्क करें और आप चिकित्सक के द्वारा उस मशीन की मदद से आप अपना रक्तचाप पता कराएं। लेकिन ऐसा न होने की परिस्थिति में आप आसपास के लिए विभिन्न प्रकार के ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनसे आप रक्तचाप चेक कर सकते हैं। उच्च रक्तचाप के उपचार से बेहतर मैं कहूंगा कि इसको स्वयं कंट्रोल करना बेहतर होगा। और जैसे कि हमने भी आपको बताया है कि संतुलित आहार लें, बहुत अधिक वसा का, बहुत अधिक तला हुआ तेल ना लें। इस तले हुए शब्द में थोड़ा सा मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जो हमको ऐसा लगता है कि रिफाइंड ऑयल या इस तरह के ऑयल जैसे मूंगफली ऑयल या ये जिस भी प्रकार के हम सोचते हैं कि ये ऑयलों में चिकनाई नहीं होती है या ये हृदय के लिए बहुत अच्छे होते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक भ्रांति है जो कि बहुत लंबे समय तक, लगभग 2 दशक से हम काफी सुनते आ रहे हैं। लगभग 20 साल पहले ये रिफाइंड और इस तरह के तेलों की बहुत ज्यादा भरमार आई थी और ये मान के इसको लोग यूज कर रहे थे, इसका प्रयोग कर रहे थे कि यह उस तरह की सरसों और जो कि शुरू से हम लोग पुराने समय से यूज करते आए हैं खाद्य तेल, उन तेलों से बेहतर है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। लगभग चिकनाई सब में थोड़ी या कम ज्यादा बराबर सब में ही होती है। और विभिन्न प्रकार के कोलेस्ट्रॉल्स होते हैं, कुछ हेल्दी होते हैं, कुछ अनहेल्दी होते हैं, अर्थात कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं। और अच्छे कोलेस्ट्रॉल का होना भी जरूरी है जो कि हमारे हार्मोन्स को बनाने में मदद करते हैं। कुछ अच्छे वसा हमारे शरीर के लिए जरूरी भी हैं, जैसे ओमेगा प्रकार की जो वसा है। और कुछ ऐसे वसा हमारे शरीर की संरचनात्मक रूप से सक्रियता में कुछ मदद करते हैं और कुछ ऐसे वसा होते हैं जो नुकसान करते हैं। तो उस पर एक अलग हम बात करेंगे, वापस आएंगे। तो तनाव से हमें बचे। तनाव से कैसे बच सकते हैं? तनाव से बचने के लिए हम योगा कर सकते हैं,
हम मेडिटेशन कर सकते हैं, हम प्राणायाम कर सकते हैं। बहुत सारे लोग इन सारी चीज़ों को मिक्स करके देखते हैं। योगा प्राणायाम बहुत अलग अलग चीज़ें हैं, और ख़ासतौर से उच्च और निम्न रक्तचाप में प्राणायाम की जो प्रक्रिया है वो बहुत ज़्यादा कारगर है। प्राणायाम से बहुत अच्छे लाभ मिलते हैं। अपने वजन पे हमेशा नज़र बना के रखें, नियमित व्यायाम करें और नशीले पदार्थों का सेवन करने से बचें। शराब, तम्बाकू, सिगरेट, पान मसाला, गुटखा, इन सब चीज़ों के प्रयोग से बचें। जीवन शैली में बदलाव बहुत ही आवश्यक है। यूं कहें कि इसको आप बिल्कुल भी दरकिनार या इग्नोर नहीं कर सकते हैं। लगभग आप एक हफ्ते में 75 मिनट कम से कम गतिविधि करें, नहीं तो 150 मिनट तक अगर करें मध्यम या तीव्रता वाली गतिविधियां, जैसे चलना, टहलना, रस्सी कूदना अगर आप महिला हैं तो, और छोटी छोटी सी स्प्रिंट यानी दौड़ों को करना, 100 मीटर की, छुपन छुपाई, पकड़म पकड़ाई जैसे जो छोटे छोटे गेम होते थे वो हमने बंद कर दिए हैं। साइकिल चलाना, अगर आपका ऑफिस लगभग 2-3 किलोमीटर की दूरी पे है तो आप कोशिश करें कि साइकिल से जाएं और बाइक या कार को अपना स्टेटस सिंबल ना समझें। आप देखेंगे कि विकसित देशों में, जो कि विकास के अंकों में अगर हम देखें, जहाँ पे बहुत अच्छे बहुत ही विकसित सभ्यता या जीवन शैली जीने वाले लोगों के बीच में बहुत ही ज़्यादा एक प्रचलित एक चलन है। वो लोग पैदल चलना पसंद करते हैं, साइकिल चलाना से आना, चाहे वो प्रोफेसर ही क्यों ना हो, चाहे वो स्कूल में क्यों ना आ रहे हो, वो सब लोग इस तरह के माध्यम को प्रयोग करते हैं। तो हमें उस पश्चिमी सभ्यता से कुछ अच्छी चीज़ें भी सीख लेनी चाहिए। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के जो ड्राई फ्रूट्स हैं, मेवे हैं, और विभिन्न प्रकार के जो फल हैं जो कि वसा को काटने में भी मदद करते हैं और उससे शरीर को सुरक्षित रखने में मदद करते हैं, तो हम खा सकते हैं। हरी पत्तेदार सब्जियां, और आप ये देख सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के सीड्स, बहुत विभिन्न प्रकार के बीज, जैसे कद्दू का ये पंपकिन सीड है और ये बहुत आसानी से बहुत कम कीमत में अवेलेबल होता है। इससे शरीर में विभिन्न प्रकार के रेशे और फाइबर की मात्रा बढ़ती है और पाचन में सुगमता होती है और रोगों मिलती है। और कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए, जैसे कि प्रतिदिन 2 ग्राम से कम नमक लें। ऐसे खाद्य पदार्थ खाएं जिनमें ट्रांस फैट कम से कम हो, ट्रांस फैट अधिक हो, और जो संतृप्त जो वसा है वो अधिक हो और जो असंतृप्त वसा है वो कम हो। धूम्रपान या तंबाकू से बचें, कि हमने आपको पहले ही बताया है कि पुरुषों के लिए मैक्सिमम 2 ड्रिंक्स जो लोग पीते हैं, मतलब जिन्हें पसंद है, और महिलाओं के लिए अधिकतम 1। वैसे तो कोशिश करें कि इन सब चीज़ों से आप बचें। और अगर आपको बीपी की समस्या है और वह उसमें आपको दवा डॉक्टर के द्वारा दी गई है, तो इसे नियमित रूप से उसी समय पे लें। और इससे उच्च रक्तचाप की अधिकता से होने वाली गंभीर जीवन ले लेने वाली, आपका पूरा परिवार अस्त व्यस्त करने वाली बीमारियां, जैसे कि स्ट्रोक, किडनी की कमी, किडनी में क्षति और दिल का दौरा जैसी समस्याओं से आप बच सकते हैं। और जोखिम, इस उच्च रक्तचाप में जो जोखिम पैदा करते हैं उन प्रक्रियाओं को, उन क्रियाकलापों को कम करें या निम्न करें, जैसे कि तनाव ना लें, रक्तचाप की नियमित जांच कराएं, और अगर इलाज है, आपकी दवा चल रही है तो उसे नियमित लें। सुबह उठें, हरी घास पे टहलें, ओस वाली घास पे टहलें, और चिकित्सीय प्रबंधनों के साथ प्रदूषित हवा के संपर्क में कम से कम। अनियंत्रित उच्च रक्तचाप की जटिलताएं आपको मृत्यु भी दे सकती हैं। आपके सीने में दर्द, जिसे एंजाइना कहते हैं, जो कि बहुत सामान्य प्रक्रिया बन गई है। कभी कभी ये इतना सामान्य एक दर्द होता रहता है शरीर में जिसे हम इग्नोर कर देते हैं, और ये दर्द हमको एक पूर्व चेतावनी देता है कि आप दिल के दौरे के करीब हैं। आप अपने शरीर के लिए कुछ व्यवस्था करें, चिकित्सीय व्यवस्था करें, या अपनी अनियमित जीवन शैली को नियमित करें। दिल के दौरे को थोड़ा सा हम समझेंगे, दिल की विफलता को हल्का सा हम समझना चाहेंगे, जो बहुत ज्यादा इस पूरे विषय का एक महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु है। देखिए, हमारे शरीर को, विभिन्न अंगों को अगर कोई रक्त पहुंचाता है, वो है हृदय। वो एक पंप की तरह कार्य करता है। जो हृदय, जो कि रक्त और उससे संबंधित उसमें जो भी पोषक पदार्थ हैं, वो रक्त के माध्यम से शरीर के सभी अंगों तक पहुंचते हैं, और उन अंगों की कोशिकाओं में उनसे संबंधित ऊर्जा हमें प्रदान होती है। और जहां ऑक्सीजन की अहम भूमिका होती है उस भोजन को जला के आपको ऊर्जा देने में। तो अब हमको ये समझना होगा कि जो सब अंगों के लिए कार्य कर रहा है, अर्थात हृदय,
उस हृदय के लिए कौन सोचेगा? उस हृदय के लिए क्या उस हृदय को रक्त खुद के लिए, खुद के विकास के लिए, खुद की मांसपेशियों की मजबूती के लिए क्या उसे सही मात्रा में मिल रहा है? अर्थात जो हृदय की नलिकाएं होती हैं, जो सूक्ष्म नलियां होती हैं, जो कि हृदय के लिए ब्लड को यानी रक्त को उसके अंदर पहुंचाती हैं, उसकी मांसपेशियों को मजबूत बनाती हैं, उसको धड़कने की ताकत देती है, क्या उसे वो मिल रहा है? अर्थात नहीं मिल रहा होता है। उस स्थिति में ही जब हृदय को खुद के विकास के लिए, खुद की मजबूती के लिए हमको उस हृदय की नलिकाओं को रक्त का सही प्रवाह नहीं मिलता है। और हमने अभी हमने थोड़ी देर पहले समझा है कि रक्त की जो केशिकाएं हैं, जो नलिकाएं बहुत पतली हो जाती हैं, उनमें वसा के जमने के कारण ये रक्त का प्रवाह नहीं हो पाता है और इसीलिए दिल का दौरा या दिल की विफलता होती है। फिर हम लोग एंजियोग्राफी और हम एंजियोप्लास्टी जैसे चिकित्सीय मापदंड का प्रयोग करते हैं। ओपन हार्ट सर्जरी होती है, बाईपास सर्जरी होती है और उससे फिर जो सर्जन है वो हृदय की उस समस्या को दूर करता है। ये समझना होगा, ये एक चेतावनी की तरह है कि लगातार उच्च रक्तचाप या निम्न रक्तचाप आपके शरीर के विभिन्न अंगों को परमानेंट हमेशा के लिए खराब कर सकता है। जैसे गुर्दे की बीमारी है, आप देख सकते हैं कि गुर्दे में लगातार केराटिन का मात्रा बढ़ता जाएगा, प्रोटीन लीक होता जाएगा आपके यूरिन में और आपको गंभीर किडनी फेल्योर जैसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है और फिर आपको डायलिसिस पे आना पड़ेगा। डायलिसिस एक लगभग महंगी प्रक्रिया है। सामान्य जीवन जीने वाले मध्यम वर्गीय, निम्न वर्गीय लोगों तक ये आसानी से संभव या अप्रोच में नहीं है। तो हमें इसके बचाव की तरफ जाना होगा बजाय उपचार की तरफ जाने के। आप देख सकते हैं कि इन धमनियों में कि कैसे रुधिर वाहिकाओं में वसा युक्त पदार्थ के जमा होने से रक्त के परिसंचरण में बाधा पहुंच रही है। हमारे विश्व के WHO अर्थात विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा एक बहुत बड़ी बात कही गई है कि उच्च रक्तचाप का प्रचलन, अगर WHO के द्वारा बताए गए कुछ विभिन्न देश जो कि अलग अलग प्रकार से वर्गीकृत किए गए हैं, अगर उन श्रेणियों को देखें जो कि आपकी स्क्रीन पे बाईं ओर आप देख सकते हैं, तो उस हिसाब से अफ्रीकी क्षेत्र में जितने भी देश हैं और वहां पे जितने भी लोग रहते हैं उनमें सबसे अधिक उच्च रक्तचाप की समस्या लगभग 27% है। वहीं दूसरी ओर अमेरिकी क्षेत्र में जो देश हैं, जहां पे जो लोग रहते हैं, उन क्षेत्रों में चाहे वो उत्तरी अमेरिका हो, चाहे वो दक्षिणी अमेरिका हो और चाहे उनके जो भी निवासी हैं, वहां पे लगभग सबसे कम 18% है। और इसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण है कि वह जागरूक हैं, क्योंकि उन्हें इन सारी बातों में जो मैंने आपको बताई हैं, ये आज नहीं, आज से लगभग 10 से 15 साल पहले पता चल चुकी हैं। तो वो लगभग उन चीज़ों के प्रति उन्होंने गंभीरता से अपने समाज के नियमों को, अपनी राजनीति व्यवस्था के द्वारा इस तरह के नियमों कानूनों को लागू किया है ताकि वो एक सक्रिय जीवन शैली जी सके। और इसका परिणाम है कि वहाँ पे इस तरह के रोग से लोग बचे हुए हैं और वो इन सारी समस्याओं से गुजर चुके हैं और आगे बढ़ चुके हैं। तो हमारी अपेक्षा है कि आप भी इसी तरह खुद को स्वस्थ रखें और लोगों को इस बहुमूल्य सूचना के साथ उन्हें इसको अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं और उनके जीवन की रक्षा करें। के अनुसार 1975 में लगभग 59.4 करोड़ लोग थे जो कि उच्च रक्तचाप से पीड़ित थे और 2015 में यह आंकड़ा लगभग 113 करोड़ के करीब है। और आप देखें कि मुख्यतः जो वृद्धि है उन आबादी में है जहां पे जोखिम कारकों में वृद्धि कारण है, अर्थात वो आबादी में वे लोग जिनको इस उच्च रक्तचाप से होने वाले जोखिम के बारे में पता ही नहीं है, वे उन जोखिमों को दैनिक दिनचर्या में करते हैं या उनसे अपने उच्च रक्तचाप की समस्या को बढ़ाते हैं। तो इस प्रकार से हमने आज के इस विषय को कवर किया है। आशा करता हूं आप सभी लोगों तक मेरी बात अच्छे से पहुंची होगी। इस वीडियो को कम से कम 2 बार देखें। कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको नहीं समझ में आई होंगी, वो दोबारा समझ आ जाएंगी, और अगर आ गई हैं तो उसे आगे तक लोगों तक पहुंचाएं और अपने प्रियजनों तक उनके जीवन की रक्षा करें। धन्यवाद। तो हम सब का ये प्रयास है कि विविध विषयों पर कम से कम हर हफ्ते एक वीडियो को आप लोगों की सेवा में समर्पित किया जाए, और यह पूरा प्रयास हम करेंगे। यहाँ तक के वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।